तो आज है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है देखते हैं। तो जब हम कुछ सोल्यूट को किसी सोलवेंट में घोलते हैं तो कभी कभी सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं। एसोसिएट होने का मतलब है आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब टूटना। फॉर एग्जांपल, हमने किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट मिलाया, ठीक है, सोल्यूट मिलाया तो क्या होगा कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे, आपस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में घोलते हैं, तो CH3COOH के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जब उन्हें किसी सोलवेंट में घोला जाता है, सोल्यूट को सोलवेंट में घोला जाता है, तो वे डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब टूटना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ना तो डिसोसिएट होते और ना ही एसोसिएट होते। तो डिसोसिएशन के लिए और एसोसिएशन के लिए ही ये वांट ऑफ फैक्टर दिया गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि NaCl है, NaCl को अगर पानी में घोलते हैं तो ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। लेकिन अगर CH3COOH को बेंजीन में घोलते हैं तो ये क्या होगा, ये एसोसिएट होगा। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे। और NaCl को जैसे अगर हम घोल रहे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो एसोसिएशन को देखते हुए और डिसोसिएशन को देखते हुए वांट ऑफ फैक्टर दिया गया था। मैं दोबारा से फिर बता दे रहा। होता क्या है कि जब हम किसी सोलवेंट के अंदर किसी सोल्यूट को घोलते हैं तो कभी कभी सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट यानी कि जुड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर कभी कभी टूटना शुरू हो जाते हैं, डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो डिसोसिएट होते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं, ना ही जुड़ते हैं ना ही टूटते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स या तो डिसोसिएट हो रहे होते हैं या एसोसिएट हो रहे होते हैं, तब हमें वांट ऑफ फैक्टर दिया गया था। इसमें क्या कह रखा, वांट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो। ये एक रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है? ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। उनमें से कुछ तो दो तो मैंने बता भी दी, अभी बाकी दो और बाकी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाल ली, कहाँ पे, लैब में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बोल देंगे हम। और रेशो होता है ये। इसके अपॉन में हम किसे रखेंगे, प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अपॉन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेटेड वैल्यू रखेंगे। अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, जिसे हमने फॉर्मूले में कैलकुलेट करके निकाला, मैथमेटिकली तरीके से कैलकुलेट करके निकाला, उसे हम क्या देंगे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों का जब हम क्या कराते हैं, इन दोनों का जब हम इन्हें रेशो लेते हैं, इनका मतलब आपस में इनका अपॉन में रखते हैं एक दूसरे के, तो उसे हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ पार्टिकल एसोसिएट होते हैं, कुछ पार्टिकल डिसोसिएट हो सकते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं मेन फॉर्मूला बता दे रहा, जो हमें एक फॉर्मूला यूज करना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि या तो एसोसिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसोसिएशन होने के बाद या एसोसिएशन होने के बाद। यानी कि जब पार्टिकल्स जुड़ गए तो उसके बाद, पार्टिकल्स जुड़ने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, या फिर पार्टिकल्स जब अलग अलग हुए तो तब के मोल्स, उन्हें तो रखेंगे ऊपर, और अपॉन में रखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन
या एसोसिएशन। जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ था या एसोसिएशन नहीं हुआ था तो उस टाइम के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें हम नीचे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl का डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। NaCl किस में टूट गया, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। इधर अगर मैं NaCl के क्या देखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स देखता हूँ तो वो कितने हैं, 1 है, ठीक है। इधर क्या हुआ, इसमें हुआ डिसोसिएशन, तो ये बिफोर डिसोसिएशन है, मतलब डिसोसिएशन होने से पहले के मोल्स हैं ये, और ये आफ्टर डिसोसिएशन है, यानी कि डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है कि जब डिसोसिएशन हो चुका उसके बाद के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें तो रखना ऊपर, ये रख दिया हमने 2 ऊपर, और डिसोसिएशन होने से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है उन्हें रखना हमें नीचे। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 1, उन्हें हमने रख दिया नीचे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इसे हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। ऊपर हम क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हें ऊपर रखते हैं, और डिसोसिएशन होने से पहले या एसोसिएशन होने से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन्हें हम नीचे रखते हैं, ठीक है। अब एसोसिएशन का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने CH3COOH लिया, मैंने बताया था कि जब हम CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड को हम जब किस में घोलते हैं, जब हम घोलते हैं इसे बेंजीन में, तो ये एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में इसके मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे इधर कितने थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1। ये आपस में जुड़ गए। इधर 1 कैसे है, इसके सामने देखो, इधर कितना है, 1, और इधर कितना है, 2। तो एसोसिएट हुआ, ये एसोसिएट कैसे हुआ, इधर देखो CH3COOH और इधर क्या हो गया, CH3COOH का होल ट्वाइस। पहले ये अकेला था इधर, फिर ये आपस में जुड़े, तब CH3COOH का क्या हुआ, होल ट्वाइस हुआ, ठीक है। तो एसोसिएट होने से पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2, और एसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। तो हमें एसोसिएट होने के बाद के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना और एसोसिएट होने से पहले के नंबर ऑफ मोल्स को हमें नीचे रखना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो भी फॉर्मूला मैंने बताया था। तो कितना आ गया, 0.5, ठीक है। अब हमने PV इक्वल्स टू NRT पढ़ा था। अब PV इक्वल्स टू NRT हमने जब पढ़ा था तो ये हमने उन सॉल्यूशंस के लिए पढ़ा था जिनमें ना तो डिसोसिएशन हो रहा था और ना ही एसोसिएशन हो रहा था। लेकिन अगर कहीं पे एसोसिएशन हो रहा होगा तब हमें वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर I लगाना पड़ेगा उस फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो PV इक्वल्स टू NRT में हम पहले ही क्या लगा देंगे, वांट ऑफ फैक्टर यानी कि I लगा देंगे। और I कैसे निकाला जाता है वो हमने सीख लिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो I को निकाल के सिर्फ यहाँ पे रखना, बाकी NRT वगैरह सब ऐसा ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला उनके लिए लगाया, उन सॉल्यूशंस के लिए है जिनमें या तो डिसोसिएशन हो रहा होगा या एसोसिएशन हो रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे I लगाया, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था ये P0 माइनस PS अपॉन में P0, ठीक है। ये था, इसके इक्वल हुआ करता था, इधर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रखा हुआ था, ठीक है। इधर हमने मोल फ्रैक्शन भी रख रखा था और ये इधर हमने मोलैरिटी भी निकाल ली थी, ठीक है। या मोल फ्रैक्शन रखा हुआ था इधर, सॉरी, यहाँ मोल फ्रैक्शन था और मोल फ्रैक्शन था। ये सब चीज़ें हमने पीछे पढ़ रखी। तो ये ऐसा फॉर्मूला आया था हमारे पास। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा तो उससे पहले हमें सिर्फ क्या लगाना है, इस फॉर्मूले में भी हमें I को रखना है सिर्फ। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बता रखी हैं भाई कि ये इसके इक्वल कैसे आया, ठीक है। और I तो हम इसलिए लगा रहे कि अगर कहीं पे एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है उसके लिए हम I का यूज़ करेंगे बस, ठीक है। ये था हमारा वांट ऑफ फैक्टर। अब आगे देखते हैं। अब हमारी एक नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। अब ये एलिवेशन क्या है, पीछे था ये जो अभी मैंने बताया, हाँ ये था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था ये, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है कम होना। किसका कम होना? बॉइलिंग पॉइंट का कम होना। कम होना नहीं, ज़्यादा होना। बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना, सॉरी। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। अब ये कैसे ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, वो पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट आज तक हमने ऐसा पढ़ा छोटी क्लासेस में कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऐसे नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, ऐसे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है कैसे। देखो भाई, ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखी थी कि कोई भी हमने जैसे सॉल्वेंट ले रखा, उस सॉल्वेंट को मान लो या तो वो H2O है, कुछ भी है, सॉल्वेंट ले रखा है, H2O ही ले रखा मान लो हमने, तो इसके पार्टिकल्स यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये चीज़ मैंने बता दी थी। और इन्हें वेपर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेपर में बदलने के लिए अपने वेपर प्रेशर को बाहर से एक और प्रेशर लग रहा जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से एक और प्रेशर लगता है जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर ये कौन सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ फ्री सरफेस पे? वेपर प्रेशर। ठीक है, कौन सा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? वेपर प्रेशर। तो इन्हें वेपर में बदलने के लिए अपने इस वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे। अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें वेपर में बदलने के लिए अपने वेपर प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और अंदर के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कराने के लिए हमें नीचे से क्या देनी पड़ेगी? इन्हें हीट देनी पड़ेगी। टेम्परेचर हमें इनका क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हमें इनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर इनका वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर जिस पर इनका वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। समझ गए? तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ही देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। हमने लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है एट विच जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल हो जाता है टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ऐसा ही मैंने बताया था कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये तो होगी बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कैसे जाता है ये देखते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, इसके अंदर H2O भर रखा तुमने, और इसके अंदर तुमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया NaCl। नॉन वोलेटाइल वगैरह मैंने तुम्हें सब बता रखा। वोलेटाइल तो होता है जो भाप में बदल जाता है, नॉन वोलेटाइल जो भाप में नहीं बदलता। तो मान लो पहले इसमें सोलवेंट के पार्टिकल्स कितने थे? 1000। ठीक है, और हर एक पे कितने जूल एनर्जी थी? 2 जूल, ऐसा मान के चल रहे हैं। ऐसा मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था। और अब तुमने इसमें 1000 और पार्टिकल ऐड कर दिए, किसके? सोल्यूट के। टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 2000। और एक पे कितनी एनर्जी है? 1 जूल। यानी कि इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसे घट गया? कि जैसे ही हमने इनमें नॉन वोलेटाइल क्या मिलाया? सोल्यूट मिलाया, तो पार्टिकल्स इसमें बढ़ गए। पार्टिकल्स बढ़े तो एनर्जी घटी, एनर्जी घटी तो इनका क्या बढ़ गया? वेलोसिटी घट गई।
इनकी क्या घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। ये धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। जब वेपर प्रेशर घट गया तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें नीचे से क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जो टेम्परेचर हम वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए देते हैं उस टेम्परेचर को ही तो हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जब वेपर प्रेशर घटा तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने नीचे से क्या बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया। तो यानी कि फाइनली क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की जो घटना है, बॉइलिंग पॉइंट घटने की जो फिनोमेनन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बताओ ये बात समझ आई क्या? तो कैसे कैसे समझना हमें, सबसे पहले हमने क्या मिला दिया, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट मिला दिया नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर घट गया। वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए नीचे से हमने टेम्परेचर दिया, और वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हम देते हैं उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया, वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये टेम्परेचर जो नीचे से हम वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो फाइनली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेन चीज़ें क्या याद रखनी, कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोलते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिससे वेपर प्रेशर घट जाता है। और वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के इस फिनोमेनन को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कहा व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कि जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सोलवेंट, एक सोलवेंट में ऐड किया जाता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑन ईच पार्टिकल डिक्रीजेज, तो हर एक पार्टिकल पे एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा बढ़ गए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, उनके ऊपर डिक्रीज हो जाएगी। हैंस द वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हैंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर को अगर बढ़ाना तो हमें नीचे से क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर। और वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हम देते हैं उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, दिस फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ है इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट हमने मान लिया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है जो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी नॉट बी या टी बी नॉट। ये बी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, टी मतलब टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर ही तो होता है ना, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हमने इसका प्योर स्टेट का, सॉल्वेंट की प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया टी बी नॉट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या ले लिया हमने, टी बी। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है भाई सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बाद में ही तो बढ़ा था, जब हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिलाया था तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था ना। पहले तो कम था, फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था। तो इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। हमने दिखाया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। और हम ज़्यादा में से किसे घटाते हैं, कम को घटाते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स के, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को तो हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी से हमारा निकलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज़्यादा हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमने बोल दिया देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, डेल्टा किस लिए लगाया, चेंज इन, टी बी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो हमने सॉल्यूशन वाले में से सॉल्वेंट वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इससे निकल जाएगा कि उनके बीच में कितना चेंज आया, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो अब देखते हैं नोट पॉइंट में, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है।
और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है Kb, जिसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया Kb, जिसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और आगे हमें चल के यही पढ़ना है। तो ये था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आया ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगर कहीं पे कुछ गलती हो तो भाई प्लीज़ सॉरी। ये था हमारा आज का टॉपिक।